अंदर आप दो लोगों द्वारा जो स्वागत का कार्यक्रम रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान जो डायमंड किंग से नाम से जाने जाते हैं, डीके ढाका साहब, बालाराम जी, महेश्वरी जी, राठी जी और जगदीश जी, गावड़िया साहब, जगदीश भाई बेनीवाल, प्रकाश जी, अर्जुन जी और देव जी वगैरह, आप पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम रखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि मेरा तो यहाँ सूरत में पहली बार आना हुआ, आप लोगों ने कल रात को जो बड़ा जागरण रखा हुआ था उसमें आने का न्योता दिया और पहली बार सूरत आके बहुत ही अच्छा लगा कि सूरत में नहीं अपन तो राजस्थान में ही, बाड़मेर या जोधपुर में बैठे हैं। ऐसा माहौल देखकर बहुत खुशी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जैन समाज के उन बंधुओं को जो आज से काफी समय पहले यहाँ गांव को छोड़कर रोजगार की तलाश में भारत के हर कोने कोने में जाके बसे और उनका आप सभी का मार्गदर्शक रहे। आपको देखकर और भी लोग आपके पीछे पीछे भारत के हर कोने में बसते हैं और आपने सबको जगाया और बिजनेस करना सिखाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे यह सूरत आके लगा कि अपने गांव के ही बहुत ज्यादा व्यवसायी है इधर, सो मुरडाल, सो पदम सिंह, रत्तेऊ, बट्टाड़ू, बाईतू, हर गांव से व्यापारी आके आज से कई सालों पहले यहाँ आके बस गए और अपने आप को यहाँ स्थापित किया। ये बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ाई करके नौकरी लगते हैं, वो तो अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन एक व्यवसाय के अंदर अपने आप को स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि मैं भी इस नजदीकी से गुजरा हूँ। शुरुआत में मैंने भी ये जिगर वगैरह फेरते डाइंग का काम किया है, बालोतरा के अंदर प्रिंटिंग का काम किया है। उसके बाद में आप लोगों की भगवान की मेहरबानी से एक दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल गई थी। 10 साल दिल्ली में रहे। उसके साथ साथ में हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय शुरू किया। तो मुझे पता है कि काम धंधे के अंदर, काम धंधे को स्थापित करने और उसको सक्सेस करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो जो करता है, जो धंधा करता है, उसको ही पता है। बाकी सब लोग देखकर खुश होते हैं कि इसने, कुछ खुश होते हैं, कुछ को थोड़ी सी जलन भी होती है कि ये कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन सर्व स्वभाव का और सर्व गुण संपन्न आदमी होता है, वही धंधा कर सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके धंधा दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस करे। और आपसे यही अपील करता हूँ कि जो आपके छोटे भाई हैं या बड़ी आशा के साथ में बाहर आते हैं सूरत में, जिस उम्मीद के साथ में आते हैं, तो उनका आप जितना हो सके उनका सहयोग करना। वैसे दलपत जी आप ये पाटोदी से हैं, इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। पाटोदी के अंदर ये रामदेव जी बाबा का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी और वहाँ गुरु जी ओंकार भारती जी का मैं भी शिष्य हूँ और आप भी शिष्य हैं। तो वहाँ मिलना हुआ पहली बार और बड़ी खुशी हुई कि आपने मात्र 5-7 साल के अंदर यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया और अभी कर रहे हैं। और वहाँ धर्म के प्रति आपकी बड़ी आस्था है और आपने वहाँ बाबा रामदेव जी के मंदिर में इंडा चढ़ाया और वहाँ पर 40-50 लाख का सहयोग किया। ऐसे युवा उद्यमियों को देखकर बड़ा गर्व होता है और आगे उम्मीद करते हैं भगवान से कि इस तरीके से आप सभी का व्यापार दिन दुगुना और रात चौगुना प्रोग्रेस करे। यही आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी राजनीति की बात तो अभी खेम जी ने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अब मेरे को तो पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। और हनुमान जी के बारे में आप सब जानते ही हो, जिस प्रकार पिछले विधानसभा में थे राजस्थान में, तो ऐसा दिन कभी नहीं आता कि विधानसभा की कार्रवाई चली हो और हनुमान जी की आवाज विधानसभा के अंदर नहीं गूंजी हो। और अभी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर जब भी लोकसभा की कार्रवाई होती है
तो वहां 2-3 बार जरूर बोलते हैं और अपने ये मुद्दों को लेकर एक संघर्षशील नेता है, जुझारू नेता है, जो अपने आप को स्थापित राजनीति के अंदर करना उससे भी बड़ी चुनौती होती है। और उन्होंने अलग पार्टी बनाकर इस सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत की है, उन सभी में उनकी सक्सेस के लिए आप सबका सहयोग होना अति आवश्यक है। आप सूरत के साथ साथ में राजस्थान के लाखों व्यवसायी अब बाहर जाके धंधा करते हैं। कभी किसी ने सोचा कि हमको बाहर जाना क्यों पड़ा? आप देख लो राजस्थान के अंदर और स्टेटों के और राज्यों के कितने लोग वहां के धंधा कर रहे हैं, कितना व्यवसाय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी गिनती कर लोगे तो सूरत के अंदर जितने प्रवासी है उसके आधा भी पूरे राजस्थान में सभी स्टेटों को मिला के वहां नहीं मिलेगा। इसका कारण साफ साफ नजर आ रहा है कि राजनीतिक रूप से राजस्थान के नेताओं ने राजस्थान की अच्छी पैरवी नहीं की, प्रोग्रेस नहीं की, इसीलिए राजस्थान पिछड़ा रह गया। अगर सूरत के अंदर डायमंड की फैक्ट्रियां लग सकती है, कपड़े के फैक्ट्रियां लग सकती है, डेवलप हो सकता है, तो अपने राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? आप देख लो हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती है, फैक्ट्रियां लग जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बताओ कोई बड़ी फैक्ट्री हो, तो कार निर्माण की फैक्ट्री हो या बड़ा उद्योग हो। अगर नेताओं की नियत साफ होती तो अपना बालोतरा है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, यहाँ भी कपड़े की जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने वाला और उसको प्रोटेक्शन करने वाला कोई नेता होता तो इतने व्यापारियों को यहाँ बाहर सूरत और बाहर के देश के कोने कोने तक नहीं जाना पड़ता। कपड़े के उद्योग के साथ साथ में अन्य और मोटर व्हीकल के उद्योग है, कारों की फैक्ट्रियां हैं, टू व्हीलर्स की फैक्ट्रियां हैं, और जो आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं जो हैदराबाद में, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती है, तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं आई? इसके पीछे का साफ कारण जाहिर है कि उन नेताओं की दूरगामी सोच नहीं थी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे राजस्थान को इस तरीके से डेवलप करना है, राजस्थान को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। इसकी उनके अंदर दूरगामी सोच का ही परिणाम था। उनकी दूरगामी सोच नहीं होने की वजह से राजस्थान पीछे रहा है। आपने देखा होगा भारत के अंदर जहाँ रिफाइनरियां लगी हुई है, पानीपत के अंदर रिफाइनरी लगी है, लुधियाना के अंदर रिफाइनरी लगी है, और बिहार के अंदर रिफाइनरी लगी हुई है, मथुरा के अंदर रिफाइनरी लगी है, वहां तेल का कोई अता पता नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर रिफाइनरी की बात करते करते 40 साल लगा दिए, और दुर्भाग्य की बात ये रही कि तेल निकलने के बाद में भी 20 साल लगा दिए, तो अभी राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगी है। अगर ये रिफाइनरी आज से 20 साल पहले लगती तो राजस्थान को कितना राजस्व मिलता, ये किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया। और उसके साथ साथ में और कितनी इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट होता। अब गुजरात का डेवलपमेंट किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर दो बहुत ही बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं, IOCL की रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है, और SR की रिफाइनरी है। 3-4 रिफाइनरियां यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, इसके पीछे यहाँ डेवलप हुआ। उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, वो राजस्थान के अंदर बड़े उद्योगों की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से राजस्थान रेवेन्यू के हिसाब से पिछड़ा रहा, इसलिए गांवों का विकास भी नहीं हुआ। जब वोट आते हैं, राजनीति की बात जरूर लोग करते हैं कि हम आपका यह करवा देंगे, आपके लाइट पानी लगवा देंगे, रोडें बढ़वा देंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात होती है। उसके बाद में सब भूल जाते हैं और दोबारा वोट आते हैं, वही घिसी पिटी बातें लेके अपने बीच में आते हैं कि आपके स्कूल खुलवा देंगे, आपके नल लगवा देंगे, आपके पानी ले आएंगे, लेकिन दूरगामी और आगे के विजन के ऊपर किसी भी नेता ने काम नहीं किया। तो अपने को हनुमान जी जैसे मजबूत नेता मिले जो राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। अगर इनका अपन अभी सहयोग नहीं करेंगे तो दोबारा ऐसा लड़ाका अपने को नहीं मिलेगा। जो राजस्थान को व्यवस्था परिवर्तन और राजस्थान के भविष्य के बारे में दिन और रात चिंता करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी दिल्ली जाता हूँ उनके पास में, कभी कोई काम से, तो हमेशा आपके ऑफिस में बैठे वो सामने से पूछते हैं कि अपने क्षेत्र का ऐसा कोई मुद्दा आप बताओ कि मैं लोकसभा के अंदर रखूं जिससे अपने क्षेत्र का फायदा हो। तो कहने को तो बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के लिए, और उसमें
सबसे बड़ा मुद्दा था कि 75 के अंदर 1975 के अंदर एक प्रोजेक्ट बना था अपने बाकासर के अंदर एक सूखा बंदरगाह बनाने का। बाकासर गुजरात के नजदीक पड़ता है और मात्र 150 किलोमीटर की एक कैनाल बनाकर वहाँ पोर्ट बनाने की प्लानिंग थी। अगर वो पोर्ट आज से 40 साल पहले 30 साल पहले बन जाता तो गुजरात की तर्ज पर राजस्थान का भी विकास 100 गुना विकास होता। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती और अपना क्षेत्र इतना डेवलप होता कि अपन सोच नहीं सकते। लेकिन वो अपने नेताओं की कमी थी। उधर पोर्ट की बात रही दूर, वहाँ तो राजस्थान के अंदर जो आजादी से पहले जो रेलों का जाल बिछा हुआ था उसका मीटर गेट का सिर्फ करोड़ गेज हो गया। लेकिन नई रेल की बातें करते करते भी 40 साल लगे। अब गुजराती भाइयों को यहाँ अपने प्रवासी भाइयों को गुजरात आने के लिए बहुत परेशानी होती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से तो एक रेल है, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सदर से आने का कोई रेल मार्ग नहीं है। और इसकी बातें करते करते लोगों ने कई साल निकाल दिए कि जैसलमेर, बाड़मेर और भाबर का प्रोजेक्ट बन रहा है। कई बार अखबारों के अंदर आया, बड़ी बड़ी खबरें आई और आप लोगों के दिल में भी उत्साह और उमंग हुई कि अपने राजस्थान के लिए सीधी नई रेल लाइन बनेगी। लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने काम नहीं किया। 2015 के अंदर जरूर बजट एलोकेट हुआ था 5 साल का, लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे बदमाश नेताओं ने, यूपी और बिहार के नेताओं ने उस प्रोजेक्ट को बंद करवा के अपनी तरफ ले गए कि राजस्थान का ये प्रोजेक्ट इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हर काम प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों की सुविधाओं के लिए भी करना पड़ता है और उनके लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है और देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो ये प्रोजेक्ट था जैसलमेर से बाड़मेर और भाबर सीधा कांडला का ये प्रोजेक्ट बन जाता तो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और लाखों की संख्या में जो प्रवासी इधर आते जाते हैं उनकी भी सुविधा में बहुत बड़े सहयोग मिलता और राजस्थान का डेवलप होता। तो ये तो बहुत ही बड़ी बातें हैं, आगे की बातें हैं। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन मेरा कहने का साफ मतलब है कि हनुमान जी को आप मजबूत करो, आरएसपी पार्टी का आप सपोर्ट करोगे तो आपको बिल्कुल ये पछतावा नहीं होगा कि आपने किस आदमी को वोट देकर सत्ता में बैठा दिया, क्योंकि हमेशा वो अपने हित की चिंता करते रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी को तो आपने पिछले सालों से, राजस्थान में 30 सालों से बारी बांध रखी है, हमेशा देते ही आए हो। तो एक बार आप आरएसपी पार्टी का सपोर्ट करना, यही आपसे आशा और उम्मीद के साथ में आया हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आपकी मिलने से, आपकी भावना से कि आप जरूर सहयोग करोगे और अगली बार फिर आपसे मिलना होगा। हमेशा आना जाना रहेगा कि आप तो अपने ही हो और ज्यादातर यहाँ बाड़मेर के लोग सूरत के अंदर ज्यादा काम करते हैं, चाहे हीरा घिसाई का काम हो, चाहे व्यवसाय का काम हो। आपका काम दिन दुगुना रात सुगुना बढ़ता रहे, यही भगवान से आशा करता हूँ। और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मिलकर शानदार और जानदार स्वागत का कार्यक्रम रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, जी महाराज की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, सभी देवी देवताओं की धन्यवाद। बहुत ही जोरदार उद्बोधन उमेदवार राम जी बेनीवाल को धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में हमारे स्नात स्टूडियो मिस्टर प्रभुराम जी सारण हर समय हर कार्यक्रम में अपने को किसी भी टाइम बोल देते हैं, हर जगह वो तैयार रहते हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पे भाई